आदाब, नमस्कार। हमारी खास पेशकश गुफ्तगू में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जिंदगी फलसफों से भरी हुई है। बहुत छोटी उम्र में, जिस उम्र में हम सपने देखना शुरू करते हैं, उस उम्र में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। चेहरा ऐसा कि आज भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग उनसे सवाल यही पूछते हैं, भाई आपका चेहरा बदल क्यों नहीं रहा है, आपका चेहरा बदल क्यों नहीं रहा है। और अभी तो उम्र ही क्या है, आज भी युवा हैं, लेकिन आज तक युवा रहते रहते उनका जो करियर है वो करीब 20-25 सालों का हो गया है। ये बड़ी बात है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। आज जानी मानी शख्सियत, बहुत ही मशहूर अदाकार, एक्टर, एंटरप्रेन्योर, साथ ही साथ मॉडल और जाने क्या क्या चीज़ें नहीं कर रखी, वही तो जानना है। आज विशाल मल्होत्रा से हम बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करें उससे पहले उनके सफ़र पर एक नज़र। विशाल मल्होत्रा मुल्क के जाने माने अदाकार, जिन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में कई बेहतरीन किरदार अदा किए हैं। ये अपनी बेहतरीन अदाकारी और दिलकश शख्सियत के लिए जाने जाते हैं। विशाल मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी और डिज्नी आर के होस्ट के रूप में ये काफी मशहूर हुए थे। साल 2003 में विशाल मल्होत्रा ने फिल्म इश्क विश्क से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की और उसके बाद ये कई बड़ी फिल्मों में अदाकारी करते नजर आए, जिसमें काल, सलामे इश्क, जन्नत और किस्मत कनेक्शन जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। विशाल मल्होत्रा के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्होंने टेलीविजन और फिल्म्स दोनों में अपनी मेहनत और अदाकारी से एक खास मकाम बनाया है और इनका ये सफर बदस्तूर जारी है। तो विशाल मल्होत्रा, अब इनका चेहरा जो है किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया, वो भी हाल के दिनों में। आपने देखा होगा टेलीविजन पर टॉयलेट क्लीनर का एक विज्ञापन चलता है और इसमें जैसे ही ये आते हैं तो जो भी जिनके भी घरों पर ये दस्तक देते हैं वो कहते हैं विशाल विशाल, और विश्वास करिए उसके बाद मेरे दिमाग में बैठ गया, ये है विशाल, ये है विशाल जो मेरे साथ मौजूद हैं। इस्तकबाल, स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो ये है विशाल, विशाल ये क्या था और कैसे ये आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना, क्योंकि बहुत समय बाद लोगों ने आपको बिल्कुल अलग अंदाज में देखा। पहले तो दूरदर्शन, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी कर्म भूमि है, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो करियर की शुरुआत करीबन 30 साल पहले हुई वो डीडी मेट्रो से हुई थी। डिज्नी का एक शो था जिसका नाम था डिज्नी क्लब, एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि वहाँ से कभी मैं पलट कर मैंने देखा ही नहीं और आज वापस मैं आपके साथ हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो अब ये मुझे बताएं कि विशाल विशाल वाली ये जो जर्नी शुरू हुई थी, ये किस तरह का डिसीजन था और इसके पीछे क्या कोई एक मार्केटिंग थी? और नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम तो दिलीप साहब से लेके अक्षय कुमार से लेके हर व्यक्ति को देखते हैं कि अपना नाम उन्होंने इंडस्ट्री में बदला। विशाल ने अपने नाम पर ही ज़्यादा जोर दिया या कभी सोचा आपने भी नाम बदलने का? और ये जो आपका टॉयलेट क्लीनर वाला एक दौर आया, इसमें विशाल 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 कहना, ये कुछ सोची समझी रणनीति थी आपकी? वेल प्रवीण जी, आई होप कि मेरे जो करियर है और मेरे इंट्रोडक्शंस है वो टॉयलेट क्लीनर से हटके ज़्यादा लोगों पर पहुँचे, क्योंकि काफ़ी ऊपर वाले ने कर्म की है। लेकिन शुरुआत ऐसे किसी कैलकुलेशन से नहीं हुई। सोच तो ये थी कि पायलट बनूं। वो मेरा एक बहुत ही एम्बिशियस और पैशनेट हॉबी है, आज भी है। आई एम अ ट्रेनिंग पायलट। लेकिन मैं बैठा था, कॉलेज बंक कर रहा था, आप मत कीजिएगा। अपने एक दोस्त के साथ हम सैंडविच खा रहे थे और एक बहुत ही सुंदर एक लड़की आई मेरे तरफ। तो हम देख रहे थे, क्योंकि यार ये एक सुंदर लड़की हमारे तरफ आ रही। तो वो आई और उन्होंने कहा कि हम अपने चैनल की फेस की खोज में हैं और आप थोड़ा सा
मतलब फिट हो सकते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो कल आप ऑडिशन के लिए आ जाइए, ये रहा मेरा नंबर। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, और वो चली गई नंबर देकर। तो मेरा दोस्त जो बैठा था उसने कहा कि विशाल ये सब तो ठीक है लेकिन ऑडिशन क्या होता है? मैंने बोला मुझे क्या पता, लेकिन एक सुंदर लड़की ने मुझे नंबर दे दिया। तो ऐसे शुरुआत हुई। ये क्या था, प्रोजेक्ट क्या था? ये था डिज्नी। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था डिज्नी के साथ, डिज्नी चैनल के साथ। और पूरी दुनिया में वॉल्ट डिज्नी बहुत ही फेमस एंटरटेनमेंट, इनफैक्ट दुनिया का सबसे आज भी बिगेस्ट एंटरटेनमेंट मीडिया हाउस है, और उस वक्त भी था। और अलग अलग देशों में डिज्नी क्लब करके उनका एक प्रॉपर्टी था, उनका एक शो था जो चलता था, और वो इंडिया में भी कर रहे थे। और जो ब्रॉडकास्टर्स थे उस शो का वो था दूरदर्शन मेट्रो, और वहाँ से शुरू हुई मेरी। इसके इमीडिएट बाद आपको इश्क विश्क मिल गई थी या? इमीडिएट नहीं जी, इसके बाद फिर जी टीवी आया, सैटेलाइट टीवी आ गई। आपका टेलीविजन का करियर ठीक ठाक उस समय पर थोड़ा लंबा चला? बिल्कुल जी। इसके बाद डिज्नी आर आया, फिर हिप हिप हुर्रे करके एक शो आया जो लोगों ने बहुत पसंद किया, उसमें मेरा एक किरदार था जॉन कोहिलो, तो वो बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर एडवर्टिजमेंट्स के बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, बहुत सारे ब्रांड्स को अच्छा लगा, मैं फिट हो रहा था उनके लुक में, तो वो करीबन 200-300 एडवर्टिजमेंट्स, 200-300 ब्रांड्स को मौका मिला रिप्रेजेंट करने का। और फिर आया ऑफ़र इश्क विश्क का। केन घोष थे इसके डायरेक्टर, और उन्होंने मुझे एक ऐड में देखा था और कहा था कि यार मैं चाहता हूँ कि ये लड़का मेरे फिल्म में है। और उस वक्त मैं टेलीविज़न करना चाहता था, क्योंकि मैं टेलीविज़न में बहुत अच्छा काम कर रहा था, और मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं अपना झंडा गाड़ के ही रहूँगा, और वो हो रहा था, तो अब फिल्म में क्यों जाना। लेकिन ऐसे करते करते केन ने थोड़ा सा परसिस्ट किया, और इश्क विश्क जो मेरी पहली फिल्म थी, मैम्बो का किरदार, वो भी कृपा है कि लोगों ने बहुत फैमिली पसंद में किया। कोई आपके फिल्म इंडस्ट्री या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के टच में नहीं था? मतलब ये आपको सब अचानक मिला, या क्योंकि मैंने आमतौर पर देखा कोई ना कोई एक कनेक्शन निकल आता है, या मुंबई में थे इस वजह से, या दोस्तों में कोई था? बिल्कुल नहीं जी। मेरे फादर जो है वो बिजनेसमैन है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और एक हमारी सिमिलैरिटी ये है कि हम दोनों मध्य प्रदेश से हैं। मैं हूँ मुंबई का, लेकिन मैंने 4 साल अपनी दादी के साथ भोपाल में बिताए हैं, और तब से लेकर आज तक मेरे अंदर एक स्मॉल टाउन बॉय जैसा फील है। वेल अभी तो भोपाल बिल्कुल स्मॉल टाउन नहीं है, लेकिन उस वक्त था, और एक स्मॉल टाउन बॉय फील अभी तक में भी है, एंड आई रियली लुक। तो नहीं प्रवीण जी, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं कोई फिल्म कनेक्टेड फैमिली से नहीं हूँ, यहाँ नेपोटिज्म का कोई सवाल ही नहीं है। तो मतलब आप भी किस्मत कनेक्शन में बिलीव करते हैं? ये सारी चीजें बहुत ऐसा लग रहा है कि अपने आप आपके लिए सेट था कि आपको एक्टिंग में आना है, और किस्मत कनेक्शन भी बड़ी अच्छी है आपकी फिल्म, वो किरदार बड़ा लाजवाब है आपका, बहुत लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है जिस एनर्जी के साथ आप तो आप अपनी लाइफ में किस्मत को कितना तवज्जो देते हैं? बहुत। आई थिंक कि टैलेंट ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, ये तो करना ही है, इसका कोई सल्यूशन नहीं है, ये आपको करना है, इससे आप एस्केप नहीं कर सकते, आप भी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है डेस्टिनी, किस्मत, आप जो भी नाम दे दें उसे, लक, आप जो भी नाम दे दें, जिस पर वो है उसकी कृपा, उसे वो मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई देन है जहाँ पर लक का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो हो जाता है। अच्छा, आपके लुक्स को लेकर बड़ी बात होती है। अच्छा। और जिस समय पर आप आए, मतलब लुक्स को लेकर ये बात होती है कि एक समय पर जब आपने शुरुआत की थी उस समय ऐसा लगता था आपको देखकर, और फिर बाद में पता लगा, या हम जैसे जितने दर्शक थे उस समय उस आयु वर्ग के, तो वो ये सोचते थे कि ये तो बिल्कुल हमारी एज का कोई बंदा है जो इंडस्ट्री में चला गया, ये तो हीरो के साथी के तौर पर काम कर रहा है। और तो आपको लगता है कि आपको चीज़ें थोड़ा जल्दी मिली, या आपको लगता है वो सही टाइम था? थोड़ा दिखते आप जो हैं वो ज़्यादा जवान तब भी थे, और अब और ज़्यादा जवान। प्रवीण जी, आप इस इंडस्ट्री में हो, 25 साल से हो, और आप ये जानते हैं इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और आपके व्यूअर्स को भी कि ये जो हम ज़िंदगी में जनरली, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ज़िंदगी में जितना भी हम प्लान कर ले, ऊपर वाला जो देखता है कि अच्छा बच्चू प्लानिंग कर रहे हो, और हंस देते हैं। ऑफ कोर्स एक दिशा होनी चाहिए, एक सच्चाई, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए अंदर, और आपको एक पैशन के साथ एक गोल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन प्लानिंग नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने भी प्लानिंग नहीं की। एक्चुअली मैंने जेन्युइनली ये नहीं किया, मैं जानता नहीं था उस टाइम, मैं 17-18 साल का था,
और मैं इस लाइन के बारे में कुछ जानता नहीं था, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई मेरे फैमिली में नहीं था, तो कोई प्लानिंग नहीं की मैंने। आज तो बाकायदा जब आप देखते हो तो जो भी एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं, सिंगर्स या क्रिएटिव लाइन में, बहुत ही प्रिपरेशन करके आते हैं। मैंने ऐसे नहीं किया था, एंड आई हैव नो क्वर्म्स। एक भी कंप्लेन नहीं है कि यार ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आज एक हम ऐसे दौर से जा रहे हैं जहां पर लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो 5 से 10 सेकंड का होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रॉल करते रहो। ऊपर वाले ने आपको, मुझे, बहुत सारे चुनिंदे छोटे से एक ग्रुप है जिन्हें 25-30 साल का एक करियर दिया है, जहां पर हम आज भी काम कर रहे हैं। आज भी आप मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए, तो कुछ तो होगा। तो जहां पर 10 सेकंड का अटेंशन स्पैन होता है, वहां पर आपने 30 साल गुजार दिए हैं, तो आपने कुछ ठीक ही किया होगा। ये मेरी सोच है। आपके साथ में बैठना मतलब एक 25 साल 30 साल का करियर लेकर बैठना है, उससे बहुत कुछ निकाला है। बड़ी बड़ी कीमती है आपकी बात, हर बोली हुई बात। थैंक यू। इसीलिए बहुत अहम है आपसे ये समझना कि क्या लाइफ में जब आपको बहुत जल्दी चीज़ें मिलती हैं तो धीरे धीरे दिमाग पर भी ये चढ़ जाती हैं क्या, और फिर क्या ऐसा भी होता है कि आप कई बार सही डिसीजंस नहीं ले पाते और वक्त के साथ रफ्तार नहीं पकड़ पाते हैं, या जो चीज़ें बदल रही हैं शायद उनके साथ मैचअप नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है ये। और मैं चाहता हूं कि जो यंगस्टर्स ये देख रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं या जो भी स्टेज है ज़िंदगी में, ये हमेशा एक प्रेवलेंट पॉइंट है। ऑफ कोर्स आपको बहुत जल्दी अगर सक्सेस मिल जाए, बिना मेहनत की सक्सेस मिल जाए, और हमारे लाइन में जो सक्सेसेस है वो बहुत ही पब्लिक होते हैं, लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक दूसरा साइड है जो लोग नहीं देखते हैं कि हमारे सक्सेसेस जो है वो पब्लिक होते हैं, लेकिन हमारे फेलियर्स भी पब्लिक होते हैं, और लोग हमारे फेलियर्स को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा। सबसे नजदीकी आके, अरे बेटा आप आजकल दिखते नहीं हो। ये है प्रॉब्लम, मतलब और चुभा के बड़े हीरो बनते थे। हाँ, लेकिन ये है कि मैं कभी हीरो बनता नहीं था, नॉट ओनली एज अ किरदार। नहीं, लेकिन मैं कभी, आप जब मशहूर हो जाते हैं तो लोगों के जहन में वो चीज बढ़ जाती है, आप दिखाएं ना दिखाएं। मेरा पॉइंट ये है कि ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है आपको, लाखों करोड़ों में से एक का कद दिया है। अरे आप एंजॉय करो यार उस बात का, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। ये आपको कतई नहीं समझना चाहिए कि ये आपका हक है। आपको इंटाइटल्ड, एक अंग्रेजी में शब्द होता है, आप इसका उर्दू या हिंदी में आप इसका बेटर प्लीज आप ट्रांसलेट कीजिए, इंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे गिफ्ट मिली है वो है मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस। जो एक, आप बाहर जो भी हो, आप घर में आओगे तो आप इस घर के बेटे हो, आप अपनी बड़ी बहन के छोटे भाई हो, यू नो। नहीं, मैं आपसे जानना ही चाह रहा, ये जो कह रहे हैं कि आपकी बपोती नहीं है कोई चीज, जिसको कहते हैं कि हम बपोती, एक शब्द का आपका ऐसा नहीं कि कोई आपका हक ही है, अधिकार है ये मेरा, घमंड नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए, आपके दिमाग में आ गया था क्या ये सब? हाँ जी, आ गया था। और हम ऑफ कैमरा एक बात कर रहे थे जो मैं आपके परमिशन से आर्टिकुलेट करना चाहता हूं कि एक दौर गया जहां पर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। अभी मैं कहीं पर एक्टिंग करियर ऐसे प्लान नहीं कर रहा था, बस हो गया, और होते होते होता गया। करीबन 10 साल प्रवीण जी, आप सोचिए कि मैंने अपने 10 साल की पहली जो जिंदगी है करियर में, सिर्फ स्टूडियो में, ऐसे खूबसूरत स्टूडियो में गुजारी है, थैंक गॉड। तब हमारी जो, आप तो जानते हैं, टाइमिंग बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखता है, लेकिन मेहनत बहुत होती है। सुबह 7 बजे आप उठो, रेडी करो अपने आप को, जिम जाओ, पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। हाँ जी, आप आओ घर तक, जब आप आते हो थके हारे करीबन 11 बजे तक आते हो, आप उस कैरेक्टर में होते हो। आज आप एक कॉमेडियन हो, आज आप एक मर्डरर हो, आज आप अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहे हो, और घर आते हो, फिर आपका जो सर्कल होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। आप अपने माता पिता से, अगर आपका गुड फॉर्च्यून है कि आप उसी शहर में रहते हो, तो आप अपने माता पिता के साथ रहते हो, उनसे मुलाकात होती है, आपके एक या दोस्तों से कभी कभी मुलाकात हो जाती है। तो मेरी जिंदगी वही थी 10 साल तक। फिर एक प्रोजेक्ट आया जहां पर वो प्रोजेक्ट डिले हो गया, जहां पर वो 1 हफ्ते के बाद शुरू होने वाला था, वो 1 महीने के बाद शुरू हुआ, तो मुझे 1 महीने की छुट्टी मिल गई। मैं पहली बार 10 साल में दुनिया में गया। प्रवीण जी, मैं एक किस्सा आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं। इट गिव्स मी गूज बम्स कि मैं गया एक दिन रेस्टोरेंट, और लोग मुझे अलग तरीके से देख रहे थे। मैनेजर जो है
जहां पर पहले टेबल नहीं मिलती थी, मेरे लिए एक खास टेबल रखी थी जहां मैं जाता था ऑटोग्राफ, तस्वीरें फोटोग्राफ। वगैरह लेने। अब ये नया था मेरे लिए। उस वक्त मैं डर गया, नर्वस हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और घमंडी नहीं बना थैंक गॉड, लेकिन ओवरवेलमिंग हो गई एक बात। एक कभी कभी होता है ना कि ये क्या हो रहा है, कि ये क्यों हो रहा है, राइट? ये तो मैं करता हूं कपिल देव सर के साथ ये तो मैं करता हूं शाहरुख खान सर के साथ, ये तो मैं करता हूं अमिताभ सर के साथ, लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि अरे शाहरुख सर के साथ तो मैंने काम कर लिया है, अरे कपिल जी के साथ तो मैंने ये ऐड किया, अरे सचिन सर के साथ तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट परसों किया है, तो मेरी जिंदगी ये नॉर्मल है या वो नॉर्मल है? तो ये सारे सोच आ जाते हैं। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा, शायद मैं सबसे ज़्यादा श्रेय जो है अपने पैदाइशी अपने एनवायरनमेंट पे देता हूँ कि उन्होंने मुझे ग्राउंडेड रखा, कभी घमंड नहीं आया। आपको लगता है कोई गैप सा आया है कि जो आप कर रहे थे, एक रफ्तार आपने पकड़ी थी, वो फिर थोड़ी धीमी हो गई और एक गैप आ गया, ऐसा कुछ आप एहसास करते हैं? 100% मेरे जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, और किसकी जिंदगी में नहीं होते हैं। और मैं बहुत आई एम सो थैंकफुल कि ये हुए हैं मेरे साथ, क्योंकि जितना मैंने अपने फेलियर्स के जर्नी में सीखा है, सक्सेस मुझे कभी इतना नहीं सिखा था। तो मैं कैमरा में देखकर सबको कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं मेरी जिंदगी में। मतलब मुझे थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, और कई लोगों को नहीं लगता होगा, वो ये सोचते होंगे कि अभी दिख नहीं रहे हैं, ये फेलियर है। बट फेलियर आप कैसे डिफाइन करते हैं अपनी लाइफ? मतलब क्या मतलब है फेलियर? फेलियर अलग अलग किस्म के होते हैं। आई थिंक एक परसेप्शन होता है लोगों का, जैसे आपने कहा कि अरे 2-3 फिल्म हो गए, फिर आप 1 साल नहीं दिखे, वो फेलियर है कि आप उस 1 साल फिर से ठीक हो गए, फिर 2-3 फिल्म आ गए, वो ठीक है। तो उनके लिए वो फेलियर होता है, शायद सबका एक परसेप्शन होता है। मेरे लिए फेलियर एक टोटलिटी होता है। क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्या मैं एक अच्छा एक्टर हूं? क्या मैं अपने करियर को जस्टिफाई कर रहा हूं? क्या मैं अपने माता पिता की तरफ एक अच्छा बेटा हूं? क्या मैं परिवार की तरफ हूं? ये आई थिंक, क्या मैं अपने हेल्थ की तरफ, ये लोग इग्नोर करते हैं, क्या मैं अपने हेल्थ की तरफ आंसरेबल हूं? और जिंदगी में आप किसी भी आपके डेफिनेशन में अगर कोई सक्सेसफुल हो, आप मुझे एक बंदे या बंदी के बारे में बता दीजिए जो हमेशा एक ही टॉप पर आपके पर्सपेक्टिव से सक्सेसफुल है। कोई नहीं रहता है तो सबकी जिंदगी में ऊपर नीचे होता ही रहता है। विशाल मल्होत्रा की जिंदगी में क्या डाउन्स हैं जिनको वो काउंट करना चाहेंगे कि हाँ, इसको मैंने संभाला और फिर मैं आई एम ग्रेटफुल प्रवीण जी कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। हाँ, मुझे सोचना पड़ रहा है भाई, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, और ये घमंड की बात नहीं है। ऑफ कोर्स आपको जो मिला है वो बहुत लोगों का सपना है, पूरी जिंदगी का सपना है। कह रहा था कि आज के जमाने में आप 10 सेकंड तक आप रुका दो किसी को और अपने कंटेंट पर, आई एम श्योर कि लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। अभी तक 20 मिनट तो हो गए होंगे, 10-15 मिनट तो हो गए होंगे। बहुत बड़ी बात है ये चीज, और हमने 30 साल गुजार लिया यहाँ पर। तो मैं ईगो से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इतना थैंकफुल हूँ, इतना ग्रेटिट्यूड। लेकिन आप अगर परसिस्ट कर रहे हो कि कौन से फेलियर्स हैं, तो चलिए करियर के बारे में बात करते हैं। फेलियर्स आप करियर के बारे में मैं तो नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर मैंने सीख पाई है ये है कि आई होप कि मैंने अपने करियर की शुरुआत में अपने कैरेक्टर्स जरा ज्यादा सोच समझ के और कैलकुलेटिव तरीके से चुना होता, क्योंकि एक टाइपकास्टिंग हो जाती है। दोस्त बन रहे हैं, हीरो का दोस्त, हीरो का दोस्त, हीरो का दोस्त बनते चले जाते। तो वो मैंने कोई सोच समझ, क्योंकि कोई था नहीं बताने के लिए, तो आई होप कि मैंने उस तरीके से कुछ प्लानिंग की होती। लेकिन लुक एट द गुड पार्ट ऑफ इट, चाहे मैंने जो भी दोस्त के कैरेक्टर्स निभाए, चाहे वो इश्क विश्क में मैम्बो हो, जन्नत में हो, या कोई भी हो, कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग निकल के आए। आप उस फिल्म को इमेजिन नहीं कर सकते उस कैरेक्टर के बाद, तो वो एक स्ट्रांग कैरेक्टर बन गया। लेकिन हाँ, एक टाइपकास्टिंग हो गई। आई होप मैं वो प्लानिंग ठीक ठाक से कर लेता, लेकिन हु नोज,
अगर वो प्लानिंग ठीक ठाक से कर लेता तो शायद एक कैरेक्टर निकल जाता, और उस कैरेक्टर की वजह से जो मुझे 10 कैरेक्टर मिले हैं वो शायद नहीं मिलते। तो कौन है विशाल मल्होत्रा ये बैठकर डिसाइड करने के लिए कि बॉस ये करना था। आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मैंने देख रहा हूं कि मैंने ऊपर क्या किया, नीचे क्या किया, मेरे फेलियर्स क्या है, मेरे सक्सेसेस क्या है, और आज भी मैं वो अनुभव करता हूं। आप जब बोलते जा रहे हैं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल जो है वो कौंधने लगे हैं। मुझे टाइम का जो है वो इस्तेमाल पूरा भरपूर करना है। मैं भी हिंट समझ गया कि मैं जल्दी से बात नहीं, आप बिल्कुल अब विस्तार से बोलिए, अपनी बात को पूरा रखिए, बहुत जरूरी है आपकी ये बातें। सबसे पहले तो आपने दोस्त के किरदार किए, इसी से शुरू करते हैं। हाँ। दोस्त के किरदार करना, और बड़े बड़े सितारों के दोस्त आप बने, सभी जानते हैं, लेकिन रियल लाइफ दोस्त कौन है आपके इंडस्ट्री में जिनको आप काउंट करते हैं कि हाँ एकदम एक फ़ोन पर तैयार हैं विशाल के, और आज भी जिनसे आपके कनेक्शन बहुत अच्छे और मजबूत हों अदर देन प्रोफेशन? तो ऑन अ फिल्म लेवल आई जस्ट लाइक टू रिएटरेट कि मेरी करियर की शुरुआत जो है वो टेलीविजन से हुई, तो वहाँ पर कोई दोस्त का किरदार नहीं था, वहाँ तो आप सेंट्रल ही थे, इसलिए मैं टेलीविजन ही कंटिन्यू करना चाहता था क्योंकि वहाँ पर अच्छा चल रहा था। फिल्म्स में पहली जो फिल्म थी वो इश्क विश्क थी, जहाँ पर शायद और मैं हमने अपनी करियर की पहली फिल्म साथ में की, तो वहाँ पर कोई बड़ा स्टार या ऐसा कुछ था नहीं। और लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में अगर आप दोस्त की बात करें तो 2 लोगों का नाम बहुत ही ज़ोरों से आता है, एक है इमरान हाशमी और एक है रितेश देशमुख। जन्नत में आप इमरान हाशमी के जी, हम दोनों साथ में थे। और रितेश देशमुख के साथ भी क्या? हाँ, हमने एक फिल्म किया जिसका नाम है जाने कहाँ से आई है। जैकलीन फर्नांडिस, रितेश देशमुख, मैं था। Got it. हाँ जी, मजा आया। तो वो फिल्म नहीं चली बॉक्स ऑफिस में। आई मीन आप फेलियर और सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो वो फिल्म नहीं चली बॉक्स ऑफिस में, लेकिन एक दोस्ती बन गई। तो मेरे लिए तो वो एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था क्योंकि इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो रितेश देशमुख और इमरान हाशमी मेरे तौर से फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ऐसे 2 दोस्त हैं जिन्हें मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ। इनफैक्ट कोविड के वक्त मैं सिर्फ एक ही फिल्म से दोस्त से मिलता था, वो थे इमरान हाशमी, और हम रोज़ सुबह, हम बहुत नज़दीक रहते हैं मुंबई में, तो हम रोज़ सुबह उठकर साइकिलिंग करते थे, कुछ 20 किलोमीटर जाते थे और वापस आते थे। अच्छा, जान पहचान तो आपकी आमिर खान साहब और इन लोगों से भी है, कुछ आस पड़ोस का भी मामला आपका? आमिर खान एक बड़े भैया की तरह हैं क्योंकि वो मेरे बिल्डिंग के बिल्कुल अगली बिल्डिंग, मुंबई में हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो आमिर खान सर भी बिल्डिंग में ही रहते हैं। सलमान खान एक बेडरूम के घर में रहते हैं, तो हम सब एक बांद्रा के इलाके में रहते हैं। तो आमिर खान जी का घर और मेरा घर जो है वो 2 बिल्डिंग्स साथ में है। तो आमिर खान जी एक ग्रुप होता था हमारा जिसका नाम था टाइम पास गैंग। अच्छा, तो हमारा फेयर का कल्चर होता था जहाँ पर हम फेयर्स रखते थे, जहाँ पर फेयर जो होता है मेला लगता है हमारा, तो वहाँ पर टाइम पास गैंग के शर्ट्स हम बनाते थे। अच्छा, हाँ जी, तो हम पूरा गैंग होते थे। अभी ऑफ कोर्स आमिर सर जो थे वो हमारे बड़े भैया थे, तो मतलब सब बड़े ऑर्गेनाइज करने वाले वही लोग थे जो सीनियर ऑर्गेनाइज करते। तो हम तो बच्चे थे उनके सामने। तो वो रिलेशनशिप हुई है। उनकी जो बहन है और मेरी जो सिस्टर है वो फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो एक दोस्ती सी। अभी कैसा है आप लोगों का? बहुत बढ़िया है, बहुत। अभी मैं आमिर सर से मिला था उनकी बेटी की वेडिंग पर, उनकी जो मॉम है उनकी बर्थडे पर, एक माइलस्टोन बर्थडे थी, तो बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। और ऐसा लगता है कि यार इट्स सच अ फॉर्च्यून कि आप इन लोगों को जानते हो, लेकिन कभी काम की बात हमने कभी नहीं की है। हाँ, काम किया है हमने साथ में, शोज़ में, एड्स में वगैरह वगैरह, लेकिन हमने कभी काम की बात नहीं की है। तो एक क्लियर रिलेशनशिप है। मुझे याद एक बहुत ही क्यूट सा इंसिडेंस है कि छोटे से थे, मैं कुछ मैं कुछ 10-11 साल का था, और आमिर खान जी की एक फिल्म निकल रही थी, क़यामत से क़यामत तक, उनकी पहली फिल्म थी। तो सुबह सुबह हम जाकर, एक मारुति वैन हुआ करता था, और हम सब उसमें बैठकर जाकर पोस्टर चिपकाते थे पूरे मुंबई में। क़यामत से क़यामत तक के पोस्टर्स की बड़ी कहानियां हैं। हम जब जाकर चिपकाते थे, ऑटो रिक्शा से बात करते थे, सर लगा दो। तो ऐसी रिलेशनशिप बन गई है, बहुत प्यारी। अच्छा, जो आप लोग विशाल मल्होत्रा जी के बारे में, इनकी फिल्में, इनकी दोस्ती किस किस से है, इसको सुन रहे हैं, ये थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन आपको इस शख्सियत को और ज़्यादा गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, इनका एक परिचय ये भी है
कि एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं और बिजनेस को लेकर उतने ही सीरियस हैं जितना एक्टिंग को लेकर। एक्टिंग में तो क्या है, नाम शोहरत मिलती है, हम भी बातचीत के लिए बैठा लेते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर्स को उतना बैठाते नहीं है जितना हम जो फिल्मी कलाकारों को बैठाते हैं परिचित चेहरों। तो वो एक आइडिया, लेकिन ये बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये वाली यात्रा आपने कैसे शुरू की? और मुझे तो मेरी जानकारी में तो आपने कुछ टिश्यू पेपर वगैरह से कामकाज की शुरुआत की है। आज भी है वो। और अच्छा खासा चल रहा है। हाँ, आज हम टिश्यू पेपर से ये मत सोचिएगा कोई छोटा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। नहीं, पेपर प्रोडक्ट्स तो बहुत होते हैं। जी। तो ये कैसे आपकी एंटरप्रेन्योर की तरफ शिफ्टिंग कैसे हुई? वेल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। तो ये बोर्डम से शुरू हुई। हाँ जी। और एक बोर्डम इन द सेंस क्या, काम वाम नहीं मिल रहा था? काम वाम बहुत था, लेकिन एक टाइम होता है कि आप बर्नआउट हो जाते हैं। मतलब अब ऐसा काम नहीं करना? नहीं, करना है काम, लेकिन एक छुट्टी लेनी है। तो ये करीबन 12 साल 13 साल हो गए थे मेरे करियर में, और मैंने सोचा यार कि अब एक छुट्टी ले लेते हैं। तो मैं गया कनाडा। अपनी बहन, मेरी बहन जो है वो कनाडा में रहती हैं, तो उनका जो है एक स्टूडेंट अपार्टमेंट बिल्डिंग था। स्टूडेंट के बिल्डिंग्स को आप जानते हो, तो वहाँ पर कुछ भी, तो वहाँ पर लिफ्ट में लोग अपने मेन्यूज चिपकाते थे फूड के, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, तो फ़ोन करके कौन खाना बनाता है, ऐसा कल्चर है उनका। तो वहाँ से एक आइडिया आया, तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मैंने शुरू कर दी आकर, उसी आइडिया को एक थोड़ा सा एस्टैब्लिश करके। वो बहुत ही धमाकेदार चलने लगा। उसके बाद वो करते करते, अच्छा, मुंबई में बिल्डिंग्स भी बहुत हैं, ये यहाँ तो अब आया दिल्ली एनसीआर में कल्चर। अब तो देख रहा हूँ मैं बहुत पॉपुलर हो गया है कि लिफ्ट की या लॉबी की आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट लग रहे हैं। तो ये आपने कितना साल पहले सोच लिया था? ये करीबन अब उसके 20 22 25 साल हो गए जी, कम से कम। इतनी पुरानी बात? 20 साल तो हो गए कम से कम। और फिर वो बिजनेस स्टार्ट हो गया। फिर वो करते करते क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी जो सब कुछ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो आज सब कुछ है चाहे वो नेटवर्क हो या मार्ट्स हो या जो भी हो। तो उनके साथ हमारी एजेंसी बहुत काम करती थी, बहुत प्यारे लोग थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जिनसे मैं मिलने वाला था उनके बिजनेस के लिए, वो चिल्ला रहे थे फ़ोन पर। उनका नाम मैं ले लेता हूँ, मिस्टर अध्याय हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, बहुत प्यार करता हूँ उनसे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो वो चिल्ला रहे थे किसी के फ़ोन पर कि यार ये कैसे कर सकते हो, लास्ट मिनट में आप सप्लाई नहीं करते हो। और मैं बैठा था कि सीनियर आदमी है और मैं अपने बिजनेस के बारे में, इनका मूड खराब है, तो मेरा तो गया पत्ता कट। तो वो चिल्ला रहे थे और फ़ोन नीचे रखा और उसने बोला कि बस ऐसे देखकर तू करेगा। मुझे पता नहीं था वो क्या कह रहे हैं, बस एक आइडिया आ गया था फ़ोन पर और मैंने कहा हाँ कर लूँगा। और वैसे शुरू हुआ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। तो एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस तो स्टार्ट हो गया था। किस्मत कनेक्शन है, और मुझे लगता है सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है, कोई एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट से उसको आपको ऑप्ट कर, और ऐसे कई पॉइंट होते हैं जो छोड़ भी देते हैं हम। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मिस कर गए होंगे, बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जब क्लिक कर जाती हैं तो डेस्टिनी, किस्मत, ये बहुत ही जरूरी चीज आप कह रहे हैं अपने ऑडियंसेस को कि किस्मत को आप कम इंपॉर्टेंस मत दीजिए। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एजुकेशन एंड डेस्टिनी, ये चार। मुझे ये बताइए कि आप एक एक्टर हैं जी। एक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो काम करते इतने सालों से, 25-30 साल हो गए अब तो आपको काम करते हुए। जी, 30 साल के काम में बहुत सारी नाटकीयता भी हमारे भीतर आ जाती है, क्योंकि एक्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी आवाज को, आपके लहजे को, आपके चलने फिरने के तरीके को, हर चीज पर एक असर डालता है। असल जिंदगी में विशाल मल्होत्रा अपने परिवार में कैसे हैं? ठीक ऐसे ही हैं जैसे अभी दर्शकों को सलाह दे रहे हैं, या कुछ आप पाते हैं कि हाँ कुछ जगहों पर मुझे वाइफ भी करेक्ट करती है, माता पिता भी करेक्ट करते हैं, बिटिया भी करेक्ट करती है, या अन्य दूसरे लोग भी? तो मेरी वाइफ और मेरी बिटिया हमेशा मुझे करेक्ट करती है, वो मेरे बॉस है मैं यही हूँ, और मुझे ये रिकग्नाइज करने में, और आज भी मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, और ये रिकग्नाइज करना एक जर्नी है, क्योंकि मैं भी बदल रहा हूँ। अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं थोड़ा सा डिटेल में ऐसे बताना चाहता हूँ, और मैं जल्दी बता दूंगा कि, लेकिन इससे मैं ज़्यादातर, इससे 80% मैं एक बच्चा हूँ। वो मेरे अंदर जो एक छोटा सा बच्चा है ना प्रवीण जी, वो बच्चा ही रहा है, और वो आई फील मेरी एक यूएसपी रही है कि जो एक चाइल्डहुड से जो मैं हूँ, वो बच्चा अंदर आज भी जिंदा है। मैं सोचता हूं कि जो अपने अंदर का जो बच्चा, अपने अंदर का जो चाइल्ड जिंदा जितना
जितनी दौड़ तक, जितनी लंबाई अपनी ज़िंदगी में रखे, वो इतना ही जवान रहेगा, वो इतना ही खुश रहेगा, इतना ही प्योर रहेगा। एक पॉइंट जो आपने कहा वो बहुत ही बढ़िया थी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर लाइन ऑफ कॉन्वर्सेशन। हम एक्टर्स हैं, हमें हर रोज कोई बताता है कि आज आप इस मूड में हैं, आज आप एक पति हो, आप इस मूड में हो, आज आपके दुनिया में, आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम हो रही है, आज आप अपनी वाइफ के साथ ये बात करोगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये बात करोगे और ऐसे बात करोगे और ये लाइंस बोलेंगे आप, और आपको ये फील करना है। आप एक कैरेक्टर हो। अभी आप सोचिए कि अब जब आप फिल्म्स में काम कर रहे हो, टेलीविजन फिक्शन में काम कर रहे हो, या डायरेक्टर आपको बताता है कि आज आप ये हो, अब सोचिए कि आप ये रोज कर रहे हो, 18 घंटे रोज, 15 घंटे रोज, 12 घंटे भी ले लीजिए, रोज कर रहे हो, साल 10-15 साल आप रोज कर रहे हो, तो आप कौन हो? आप यूज्ड टू हो गए हो कि लोग आपको बता रहे हैं कि आप कौन हो। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट हो जाता है एक्टर्स के लिए। तो इसलिए ज्यादातर मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ था, कि मैं पता ही नहीं लगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि जो एज पे men, usually women mature earlier, men by 25, 30 तक उन्हें कुछ समझ में आ जाता है, 40 तक probably समझ में आ जाता है। मेरी उस एरिया में मुझे तो लोग बता रहे थे कि भाई आज आप कॉमेडी करोगे, आज आप सीरियस हो, आज आपको गुस्सा आना चाहिए, आज आप रोगे, आज आप डिप्रेस्ड हो, आज आप खुश हो। तो एक पॉइंट आया जहां पर अचानक विशाल कौन है? So I love this question that you asked me. नहीं, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, मतलब आपकी फिल्में तो देखी ही हैं, उसमें आपकी एक एनर्जी है और उसमें वो बहुत कम एक्टर्स में आ पाता है कि आप वैसे के वैसे सामने आ पाओ, मतलब एकदम ट्रू नेचर में आपको दिखाई देगी। एक दोस्त है, मस्ती के साथ बोल रहा है, फिर आप पॉजेज लेते हैं, आपके एक्सप्रेशन को तो मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत गहन ट्रेनिंग वगैरह ली है या इस पर बड़ा काम किया, चाहे आपका आर्टिकुलेशन हो या आपके एक्सप्रेशन हो। कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग वगैरह फिर बाद में ली या ये भी सब मिला हुआ है आपको? थैंक यू, कमिंग फ्रॉम समबडी लाइक यू, जो आपकी क्लैरिटी है, आपकी जो जुबान की, इज अमेजिंग। सो आपसे ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, मतलब ठीक ही कर रहा हूँ। लेकिन जो ट्रेनिंग मुझे मिली है वो ऑन फील्ड ट्रेनिंग मिली है। मैंने कभी कोई कोर्स वोर्स नहीं किया है। मैं गया, मैं मतलब नदी में मैंने गुड लर्नर, मतलब आपको डायरेक्टर, को एक्टर्स जो भी है, इनको देखकर आप जो है चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट सर, थैंक यू फॉर दैट, लेकिन इन लाइफ आई लाइक टू लर्न, नॉट ओनली वाइल परफॉर्मिंग एज एन एक्टर, लेकिन जिंदगी से भी मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और एक आदत बन गई है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जैसे कि आज आपसे मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, ये हम जो 1-2 घंटे एक साथ गुजार रहे हैं, आपसे, आपके सारे जो बहुत ही बढ़िया लोग हैं यहाँ पर, मैं कुछ ना कुछ तो सीख कर जाऊंगा ही। ये एक आदत सी है मुझ में। तो हाँ, कांस्टेंट लर्निंग, और जिंदगी में एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है बदलाव। आप मल्टीपल चीज़ों में हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप, वो तो खैर फादर करते थे और बहुत सालों पहले आपने शुरू किया। एक्टिंग आपको किस्मत, कनेक्शन या जैसे भी फिर मिलता चला गया काम, उसमें टेलीविज़न एंकरिंग हो, ये हो। फिर मैं अब देख रहा हूँ आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं अपना, और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका पॉडकास्ट चल रहा है। कि बड़े आपके ये जो कनेक्शंस हैं लोगों के साथ में, ये आपको और ज़्यादा एक्सेस देते हैं कि आप एक से एक कलाकारों के साथ कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली विशाल मल्होत्रा क्या है करियर वाइज, मतलब वो क्या अपने आप को दिखाना चाहते हैं? एक एक्टर, एक एंटरप्रेन्योर, एक एंकर मतलब अब तो आप हमारा काम भी ले रहे हैं, तो मतलब जहां आपको मौका मिलता है आप वहां चले जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं? और ये मैंने इसलिए सवाल पूछा कि कई युवाओं के बारे में ये कहा जाता है कि आप बहुत सारी नावों में सवार हो, गड़बड़ा जाओगे। उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या करना चाहता हूं उसका, और बहुत सारी नावों में सवार होना कहीं आपको डीरेल तो नहीं करता है अपने पाथ से? सो आई स्टार्ट विद मैं क्या करना चाहता हूं। मैं लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान लाना चाहता हूं, बस। अब बात आई मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। मेरी जिंदगी में ये मोड़ आते गए और मैं सीखता गया। आई
डोंट कम फ्रॉम दैट चेन ऑफ थॉट एंड, और बहुत सारे लोग शायद इस बात से सहमत नहीं रहेंगे कि आप अपने आप को स्पेशलाइज कीजिए फिर वो काम शुरू कीजिएगा। मैं उस सोच से नहीं हूँ। मैं उस सोच से हूँ कि अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में इवन 50-60% अगर आपको पता है तो आप कूद जाइएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि नेवर प्ले विथ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस। आप अपने पैशन से ऑनेस्टली अगर कुछ करें, अगर आप उसके बारे में 50-60% भी जानते हैं, तो अगर इसे सक्सेस होना है तो हो जाएगा, अगर नहीं चलना है तो नहीं चलेगा। तो मैं कभी फेलियर से कभी नहीं डरा हूं। इनफैक्ट आई जब कुछ फेल हो रहा है या उस तरीके से नहीं चल रहा है करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी, जितना मैं एस्पायर करता हूं, मेरे भी एस्पिरेशंस हैं, मैं उससे घबराता नहीं हूं। मैं उसमें एक अजीब सी खुशी पाता हूं। मैं अपने फेलियर्स में एक अजीब सी खुशी पाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस वक्त जो मैं सीख रहा हूं, जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मैं जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं, इसका जो रिटर्न मुझे इसके बाद जो मिलेगा वो अनकंपेरेबल है। मुझे ये बताइए कि आपने अपनी लाइफ में ब्रांड को, कि विशाल को लोग जाने और ज़्यादा लोग जाने, इसको कितना महत्व दिया? क्योंकि एक समय आपने बताया आपको टेबल मिल जाती थी फ़ोटो खिंचाने के लिए। आज भी लोग आपके साथ, मैं देख रहा था अभी बाहर ही यहीं पर दूरदर्शन के स्टूडियो में आप आए, लोग कितना आपको पहचानते हैं, हम तब से देख रहे हैं, तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं। इसको कितना महत्व दिया और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं किसी के लिए? जो दिखता है वो ही बिकता है। तो मैं प्योरली करियर और काम के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। तो जो टॉयलेट क्लीनर के बारे में आपने बात की, वो देश का क्या, दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट क्लीनर है। और मैंने वो टॉयलेट क्लीनर का इंडोर्समेंट क्यों किया, उसमें बहुत सारे रीजंस थे। बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा रीज़न थी ये ब्रांडिंग। उस वक्त तक सब मुझे अपने कैरेक्टर्स, मैम्बो फ्रॉम इश्क विश्क, हिप्पोपोरे से जॉन, जन्नत, वेताल, IPL, ये सारी चीज़ों से वो जानते थे। मेरे फेमस कैरेक्टर के नाम से जानते थे, फिल्म से जानते थे। लेकिन विशाल के नाम से इतने लोग नहीं जानते थे, हार्डली 20-30%। ये ऐड ये था कि दरवाज़ा खुलता था और कहते थे विशाल, बस विशाल जी बस। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। और पहली अच्छा, बार, सच बात है, मैंने आपके नाम पर उतना गौर उससे पहले नहीं किया था, जी, माफ कीजिएगा। ये पहली लेकिन बात उसके था। बाद में रजिस्टर हो गया कि भाई विशाल मतलब ये विशाल है। जी, इतना पॉपुलर हो गया फिर वो नाम कि उसके बाद जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए एज अ फिक्शन कैरेक्टर ऑल्सो, सारे स्क्रिप्ट्स में कैरेक्टर का नाम नहीं होता था, कैरेक्टर का नाम होता था विशाल। जुनैद, असलम, राम, अमर, नहीं, विशाल। तो वो पहली मेरी स्टेप थी टुवर्ड्स सेल्फ ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस। आज तो मैं करते गया। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ये हमारे टूल्स हैं, हम इसे ठीक ठाक से इस्तेमाल करें तो हमारे फील्ड में ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस होता है। आजकल के ज़माने में जो सोशल मीडिया में जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, वो एक्चुअली फिल्म स्टार से ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। फिल्म स्टार्स उनके पास जाते हैं अपने फिल्म्स प्रमोट करने के लिए। नोटिस किया होगा आपने। तो ये हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। ये एक रीज़न था कि ये ब्रांडिंग की जर्नी में मैंने पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया। बहुत सारे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कह रहे थे यार कुछ कॉन्वर्सेशन करो, कितना मज़ा आता है। तो ये पॉडकास्ट का वो जो सीड है वो बैठ गया, और करते 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 2-1.5 महीने पहले स्टार्ट हो गया। अच्छा चल रहा है। लेकिन जी, बहुत बढ़िया लोग आ रहे हैं। मतलब जाकिर खान जी है, आज उनका एपिसोड चल रहा है। मतलब पता नहीं ये कब ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन बहुत बढ़िया लोग हैं हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरा फोकस है कि हम अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। अब क्योंकि बातचीत के आखिरी दौर में जा रहे हैं, किस्मत आपके लिए बड़ा अच्छा काम की, हमेशा काम की, हमेशा काम की। अभी कितना हमेशा काम कर अभी कितना काम कर रही है? बहुत बढ़िया, बेस्ट एवर, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। और किस्मत के साथ ये है कि वो भी एक लहर की तरह, एक वेव की तरह है, ऊपर नीचे, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी थोड़ा वीक, कभी हाई टाइड, कभी लो टाइड। क्या बात है। आपको पता है ये बात स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब श्रीमद् भगवद गीता
और श्री कृष्ण में लिखी है, पहले पन्ने पर लिखी है कि ये जगत ही उत्थान पतन तरंगों के समान है। अब वही आपकी जीवन की फिलॉसफी चल रही है और बैलेंस। अब मुझे बताइए, क्योंकि चर्चा आखिरी दौर में जा रही है, तो फटाफट जो बची हुई चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लाइफ में याद रह जाती हैं या कई बार भुलाना चाहते हैं फिर भी नहीं भुला पाते हैं, यानी कुछ किस्से होते हैं लाइफ के। किसी के साथ कुछ ऐसे खट्टे मीठे किस्से रहे ही होंगे, बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन जो याद आते हैं खूब। मीठे तो बहुत हैं और मीठे तो मैंने सबके साथ शेयर किया है, क्योंकि वो कुछ ऐसा शेयर करिए ना शूटिंग के दौरान का जो किसी के साथ शेयर ना किया हो। तो शूटिंग के दौरान मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इतने सारे अमेजिंग एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, लेकिन एक कहानी जो मुझे याद आ रही है वो गोविंदा जी के साथ मैं शूट कर रहा था। उनके साथ मैंने 2 फिल्म की है, एक है सलामे इश्क और एक है बंदा ये बिंदास है। बंदा ये बिंदास है अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि उनके जो डायरेक्टर है रवि जी, ही इज़ नो मोर, ब्यूटिफुल मैन। लेकिन उनके साथ मैं टेनिस खेलता हूँ जी, तो मैं थोड़ा सा एक कनेक्शन बना देता हूँ कि उनके साथ काम करना मतलब टेनिस खेलना। आप उतने ही अच्छे हो जितना आपका अपोनेंट हो। टेनिस में अगर कोई बकवास आपके साथ खेले तो आपका भी गेम बकवास हो जाता है। टिट फॉर टैट, टेबल टेनिस, टेनिस जो भी है। गोविंदा जी जब आते हैं तो पहले तो जब वो आते हैं बैठ जाते हैं आपको देखते हैं थोड़ा स्माइल करते हुए, तो आप थोड़ा सा देख रहे हो कि क्या हो रहा है, चलो करते हैं। स्क्रिप्ट होगी टक 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 टक, पहले 2-3 लाइन में टड़ा 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 टड़ा, उसके बाद जो वो स्क्रिप्ट को कहां पर ले जाते हैं कुछ पता नहीं लगता है। और अगर आपने मैच कर दिया तो वो आपको इतना अप्रिशिएट करेंगे और वो सीन जो आप देखेंगे वो कुछ और ही होता है। गोविंदा जी के साथ ये कहानी है। शाहरुख खान, उन्होंने मेरी दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की है, शायद लोग नहीं जानते हैं। मेरी दूसरी फिल्म थी काल, जिसे धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर सर और शाहरुख सर ने पहली बार मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस की थी। तब तक मैं शाहरुख खान सर से मिला नहीं था, ऑलराइट। और उस फिल्म के दौरान हम नहीं मिले। फिल्म करते करते एक फिल्म की थी मैंने जिसका नाम था किस्मत कनेक्शन। किस्मत कनेक्शन के डायरेक्टर थे अजीज मिर्जा सर, और वो शाहरुख खान सर और वो जूही चावला जी बहुत खास हैं एक दूसरे के। तो उस फिल्म की जो है एक नरेशन है बिगनिंग की, वो शाहरुख खान से, मेरी डबिंग चल रही थी और अचानक हलचल हुई स्टूडियो में और मेरे सामने शाहरुख खान सर, एंड ही लुक्ड एट मी, हाय विशाल, ऑल गुड यार, सुपर्ब वर्क यार, अच्छा यार आई जस्ट डू दिस डबिंग एंड कम। ओके, ये हुई डबिंग हो गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्टारस्ट्रक हुआ, तो ही न्यू दैट हाँ, तो अजीज मिर्जा सर थे यहाँ पर, मैं था, उनका बेटा हरुण था। छोटा सा स्टूडियो है बम्बई में, हमारे बहुत छोटे से होते हैं, हमारा स्पेस नहीं है। अरे बैठना विशाल। और ऐसे बातचीत हुई जैसे ही मेड मी फील शाहरुख खान सर के बारे में सबने सुना, अच्छे से जानते हैं। हाँ, मतलब वो आपको ऐसा लगने ही नहीं देंगे कि आप किसी बड़े सितारे के साथ में। फिर उनके साथ कितना अच्छा मौका मिला। फिर एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इतने सारे, मैं आपको एक और दे दूं। सलामे इश्क फिल्म थी, सलमान खान थे उसमें, शूटिंग चल रही थी। वो एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो उनका एक शॉट बचा था। वो एयरपोर्ट से आए गंजी पहनी है उन्होंने, उसके ऊपर जैकेट, शॉर्ट्स, साइकिलिंग करते करते आए। अच्छा, ऐसे बाल वाल बनाए, कुछ मेकअप वेकअप नहीं, आए शॉट रेडी, शॉट इतना ही था, तो शॉर्ट्स पहने, नीचे जैकेट और गंजी, और वो आते हैं और पिक करके ये एक सीन दे देते हैं जिसमें उन्हें बस बोलना है, सलाम इश्क मेरी जान जरूर कबूल कीजिए, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कीजिए। मैं देख रहा हूं यहां पर आप कर रहे हो, कैमरा यहां पर है, यहां पर मॉनिटर है, जो इंसान मैं मॉनिटर पर देख रहा हूं वो कुछ और है, यहां पर भी वो है, लेकिन जो लोग, तो ये होती है कृपा। हाँ, ऐसी थोड़ी स्टार बने, एक्स फैक्टर जी। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये हम सबको, आपको भी, हम सबको ऊपर वाले ने कुछ दिया है जिससे हमारी आंखों के द्वारा लोग देख सकते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं कि नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, ये बताइए कि कुछ आपने अभी बताया कि कई प्रोजेक्ट्स हैं वो हाथ से भी निकल गए, या मतलब ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा कुछ है कि बाद में लगाओगे ये किरदार मेरा था और ये होता तो वो बाद में बड़ा हिट बन गया वो किरदार, ऐसा कोई किरदार हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है कि मैंने ऑडिशन किया है बाकायदा 1-2 कैरेक्टर्स के लिए जो मुझे बहुत चाहिए था। बता पाएं तो?
हाँ, डेफिनेटली। मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं नीरज पांडे सर के साथ काम करूँ। मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं इम्तियाज़ अली जी के साथ काम करूँ। मैं राजू ईरानी जी के साथ काम करना चाहता हूँ, जिनके साथ मैंने किया। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक या दो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नहीं थे, लेकिन मैंने एक या दो ऑडिशंस भी किए थे। और स्पेशल ऑप्स एक शो था, हाँ, हाँ। उसका मैंने नेक्स्ट सीजन का एक ऑडिशन दिया था। बहुत बढ़िया गया था ऑडिशन, और 2-3 स्टेजेस पर हमने किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके तो सीजन्स आ रहे हैं, अब तो सीजन्स का अब मैं ज़माना आपके द्वारा बोल रहा हूँ कि भाई, मेकर्स ऑफ स्पेशल ऑप्स और आपके बहुत सारे बड़े बड़े शोज आ रहे हैं डीडी नेशनल के। जी। मुझे भी एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं आपके डीडी नेशनल पर अभी शो हुआ है भेड़ भ्रम शुरू, विपुल शाह जी का शो है। उसमें पहली बार मुझे एक नेगेटिव, आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर का अपॉर्चुनिटी मिला है। तो जरूर देखिएगा, बहुत मजा आ रहा है उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। ठीक। अब मुझे ये बताइए कि ऑक्यूपेंसी कैसे, मतलब आप दिन कैसे मैनेज करते हैं? काम तो बहुत सारे हैं, या आप जब काम आता है तब बिल्कुल व्यस्तताएं अलग हो जाती हैं, दूसरे काम किनारे हो जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? मेरी वाइफ ने मुझे एक शब्द बताया और उसे बोला इसे फॉलो करो, और मैंने किया। और उसका नाम है डेलीगेट। डेलीगेट को हिंदी में कहते हैं कि आप बांट दे काम का वितरण करते जाइए, लोगों में बांटते जाइए काम। जिनकी स्पेशलिटी होने दीजिए, सब अपना मत कीजिए, दूसरों पर ट्रस्ट कीजिए। जब से मैंने वो शुरू किया, तब मैं थोड़ा सा आसान ज़िंदगी, मतलब रिलैक्स कर रहा हूँ। लेकिन पहले मेरा जो बिज़नेस है, जो टिश्यू का बिज़नेस है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये आया ऑर्डर, ये मैन्युफैक्चर हुआ, सब मैं करता था। फिर शूट के दौरान कि कट, कि ये मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की के आंखों में आंखें में देख रहा हूँ और एक रोमांटिक डायलॉग बोल रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कट, हाँ यार वो डिलीवरी कर दो यार जल्दी से, यार वो ट्रक नहीं पहुँचा, यार ट्रक वाले से बात। ये सब चल रहा था। हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहा था कि ये खुद ही कर लो यार, क्या ट्रेनर की ज़रूरत है, एक्सपर्ट। तो धीरे धीरे समझ आ जाती है कि अपना थोड़ा सा वक्त गुजारो। अगर आप स्पेसिफिक चाहते हो तो हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर मैं बहुत ही ध्यान देता हूँ, ध्यान पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ। ये बहुत है। और मेरा ध्यान जो है, मेडिटेशन वो है, वो नॉर्मल ऐसे बैठकर वो वाला मेडिटेशन नहीं है। मेरा मेडिटेशन है इस वक्त मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, रहना, द पावर ऑफ नाउ को फील करना, पावर ऑफ नाउ। इस वक्त जो मैंने 1 घंटा गुजारा आपके साथ, जो आपने मुझे 1 घंटा दिया है, थैंक यू। मैं मेडिटेट कर रहा था, क्योंकि ये मेरी मेडिटेशन है। हाँ? कोई भी काम सुंदर तभी होगा जब आप उस काम में हैं, कहीं और नहीं। आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो कभी आप जीवन में अच्छा या सुंदर काम नहीं कर पाएंगे। आपने अपनी धर्मपत्नी जी का जिक्र कर दिया, तो उनके विषय में भी दर्शक, क्योंकि कम लोगों को पता है उनके बारे में। क्या आमतौर पर हम देखते हैं एक्टर्स जो हैं वो एक्टर्स से ही शादी कर लेते हैं, क्या करती हैं वो? और मेरी वाइफ जो है वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग लेडी है। उनका एक इवेंट का कंपनी था, लेकिन जब मेरी बेटी वेदिका आज जो 10 साल की है, मेरी पूरी ज़िंदगी है वो, उन्होंने वो काम छोड़कर घर गृहस्थी में ज़्यादा उन्हें रुचि, उनका चॉइस था। और ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी और ये चॉइस है कि जब वो चाहे वो काम कर सकती हैं और जब नहीं हो। लेकिन अब जब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, वो फिर से मेरे काम में उनका बहुत श्रेय है, बहुत वो मुझे हेल्प करती है। मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सा एक पैटर्न देने में, एक डिसिप्लिन देने में उनका बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन मैं इतने लोगों से बात करता हूँ विशाल, और उनमें से कई उम्रदराज भी हैं, लेकिन 30 साल का करियर नहीं होता उनका। हाँ। और विशाल जिनको मैं देख रहा हूँ कि अभी बिल्कुल यंग है, ऐसा लग रहा है कि इनका करियर शुरू हुआ है, इनके कुछ शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, और ये 30 साल काम कर चुके हैं जी। ये आपको विरला बनाता है। इंडस्ट्री में मैंने ऐसे लोग नहीं देखे, बहुत कम लोग देखे। लेकिन आप इंडस्ट्री में किन लोगों को पसंद करते हैं, या किन लोगों को याद करना चाहेंगे जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को ऐसा बनाया? कुछ तो आपने कह दिया, डेस्टिन्ड हैं, आप किस्मत को बहुत मानते भी हैं, होती भी है किस्मत, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिनको याद करना चाहें, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को संवारा, बनाया। मैं घमंडी नहीं हूँ, मेरा ईगो नहीं है बुरा। ये आंसर शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक इंसान ने मुझे जो भी दिया है, आज तक मैं जो भी हूँ, वो सिर्फ एक ही इंसान ने मुझे दिया है। और उस इंसान को मैं जो भी हो जाए, मैं रोज़ उसे मिलता हूँ, सुबह सुबह मिलता हूँ, और वो है मेरी परछाई। मैं अपने आप को ही श्रेय देता हूँ, मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ कि ये मेरी वजह से ही है कि मैं सक्सेसफुल हूँ,
मैं अपने वजह से ही फेलियर हूँ, मैं अपने वजह से ही खुश हूँ, मैं अपने वजह से ही दुख हूँ, मैं अपने वजह से, ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे चाहते हैं, ये मेरे वजह से है कि लोग मुझे नहीं चाहते। मैं ही हूँ, मैं और मैं। बहुत बहुत हाथ जोड़कर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सारे लोगों से जो हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ देते हैं। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ऊपर वाले ने, आप सब ने प्यार देकर मुझे इस इंडस्ट्री में 30 साल तक आज भी रेलेवेंट रखा है, लेकिन अब तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब तो भाई लेगेसी बनानी है। अच्छा, काम आपने करना। इतने सारे काम किए, इतनी सारी चीजें सीखी, तो गाना वाना सीखा कि नहीं सीखा आपने? नहीं जी, लेकिन गाने मेरे का जो शौक है फादर कि नहीं हैं, मेरे जो फादर हैं बहुत बढ़िया सिंगर हैं। मेरी जो बुआ हैं सुधा मल्होत्रा जी, पद्म भूषण उन्हें मिला है, वो गायक हैं। ये एक अच्छी जानकारी दी आपने कि सुधा जी आपकी बुआ बुआ है। हैं जी, सुधा मल्होत्रा मेरी जी, बुआ जी। हैं। तो गाते तो हैं, हम सब गाते हैं। बहुत ही बढ़िया आपसे ये बातचीत रही है और मुझे लग रहा था कि ये सफ़र और चलता रहे, लेकिन समय की अपनी एक बाध्यता और सीमा होती है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी जो नई जर्नी, जैसा आपने कहा कि एक शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब डिजिटल पे ज़रा फोकस रहने वाला है आने वाले दिनों में आपका, और अच्छा भी है क्योंकि ये आज का दौर है। और हम देख रहे थे, क्योंकि मैं डिजिटल का पत्रकार हूं, तो मैं जानता हूं कि आने वाला दौर, हम कुछ सालों पहले बात करते थे 5-10 कि आने वाले समय में सबको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अब मैं देख रहा हूं सारे बड़े स्टार्स हों, कोई भी स्टार्स हों, आप जैसी सेलिब्रिटीज़ हों, सभी को उसकी आवश्यकता पड़ रही है। और अब तो दूरदर्शन का भी एक प्लेटफॉर्म आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म। प्लीज़ आप देखिएगा, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनने वाला है। सारे दूसरे प्लेटफॉर्म को तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह ऊर्जा से भरपूर रहें, इसी तरह फिट रहें और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और खूब सारी शुभकामनाएं आपको विशाल जी। तो गुफ्तगू हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ सिर्फ एक बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ एक किताब है ज़िंदगी की, और उस किताब को बेलौस होकर आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और सचमुच में आज मैं इस इंटरव्यू को सुनने वाला हूं बाद में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इतना कुछ है जो ज़िंदगी में हमारे फ़लसफ़े को एक दिशा दे सकता है। क्योंकि हम बात कर रहे थे एक ऐसी शख्सियत से जिसने बहुत छोटी उम्र में 30 साल का करियर, 30 साल का अपना प्रोफेशनल जीवन देख लिया। और सोचिए कितना कुछ होगा बताने को। और वही आज बातें हमने यहाँ पर की हैं। आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।